अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पीपीएससी और एफपीएससी के जनरल नॉलेज एमसीक्यूज बेस्ड जो एग्ज़ाम्स थे उनको कवर करने के लिए टेक्निक सीखी थी। उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है ना वो सिलेबस को कवर करना है, जो कंटेंट्स हैं वो कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको उसका जो है ना तरीक़ाकार भी बताया था। गूगल ड्राइव के लिए जो है ना मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उस मटेरियल के हवाले से। आज का जो ये लेक्चर है ये स्पेसिफिकली CSS बेस्ड है। इसमें हम CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल्स के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप ये देखें, 6 कंपल्सरी हैं। इंग्लिश एसे, इंग्लिश कंपोजिशन और उसके बाद जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स। पहला पेपर है साइंस एंड एबिलिटी का, दूसरा पेपर है करंट अफेयर्स का और तीसरा पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का। अब ये 3 पेपर्स जनरल नॉलेज कहलाते हैं। इन तीनों में मिलाकर आपको 120 नंबर्स चाहिए हैं। इससे मुराद क्या है मैं सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस वाले पेपर में जिसमें मैथ्स भी आना है, जिसमें साइंस भी आनी है, जिसमें एनालिटिकल पोर्शन भी आना है, अगर फर्ज कर ले उसके वहां से सिर्फ 25 नंबर बने तो वो पाकिस्तान स्टडीज और करंट अफेयर से अगर रिमेनिंग 95 स्कोर ले लेता है तो उसके तीनों में मिलाकर 120 हो जाएंगे। तो वो जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स में 120 मार्क्स लेकर पास हो जाएगा। 6th पेपर है इस्लामियात का। ऐसे कंपोजिशन और इस्लामियात में इंडिपेंडेंटली आपको 40 मार्क्स ईच पेपर लेना होंगे, यानी हर पेपर में 40 नंबर। लेकिन जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स में आपको मिलाकर 120 नंबर लेना होंगे। तो आपको यहाँ से एक क्लैरिटी तो हो जानी चाहिए कि आपको अगर फेल कोई कर सकता है तो वो ऐसे कंपोजिशन या इस्लामियात में करता है। अब इस्लामियात के पेपर में अगर आपने अच्छे से ऑब्जेक्टिव तैयार की हुई है, अच्छी हेडिंग्स तैयार की हैं, तो आप वहां से भी फेल नहीं होंगे। तो आप 2 ही पेपर्स में फेल हो सकते हैं, इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन। हमारा ये जो चैनल है ये इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन के हवाले से आपको रॉ इंफॉर्मेशन से लेकर एडवांस्ड इंफॉर्मेशन तक तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। और आप लोग ये देखेंगे कि वो तमाम टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस चैनल के जरिए, जो ना अकेडमीज में पढ़ाए जाते हैं और ना ही इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं वो ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं। यानी तमाम आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स और एनालिटिकल टॉपिक्स हम इंशाल्लाह इस चैनल के जरिए डिस्कस करेंगे, तमाम टॉपिक्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें कि इस कंपल्सरी के हवाले से तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जो है ना वो इंडिपेंडेंटली हर सब्जेक्ट के इन्स एंड आउट्स बताता रहूँगा। आज इस लेक्चर में हम अब ऑप्शनल्स के हवाले से सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो है ना वो बात करते हैं। आप ये देखें कि कोई भी मेरे पास स्टूडेंट आता है तो वो सबसे पहले आके किस तरह की डिस्कशन करता है कि सर मेरे ऑप्शनल्स कौन से होंगे। आप एक चीज़ ज़हन में रखें, एफपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएं या गूगल पे आप जो है ना उसका सिलेबस लिखें, आपके सामने उनके कंटेंट्स आ जाएंगे जो पेपर्स हैं ऑप्शनल्स उसके हवाले से। तो हम इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो है ना वो कवर करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि फर्स्ट जो ग्रुप है उस ग्रुप में ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है, उसमें 200 का कंप्यूटर साइंस है, उसमें 200 की इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है 200 की और IR है 200 का। आप इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक लाजमी चूज़ करेंगे। अगर आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है और आपको इकोनॉमिक्स आती है तो आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स चूज़ कर लें। अगर आपने MCS किया हुआ है और आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपको कंप्यूटर साइंस की लेटेस्ट जो वो हैं टेक्नोलॉजीज उनके हवाले से भी पता है और सिलेबस आपने ये कवर किया हुआ है तो आप कंप्यूटर साइंस रख लें। अगर आपने ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ी हुई है और आपको आती है तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में सिर्फ वही कैंडिडेट को जाना चाहिए जो इस सब्जेक्ट को पढ़ चुका हो। फिर पीछे 2 जनरल सब्जेक्ट्स बचते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस का और एक इंटरनेशनल रिलेशंस का।
अब पॉलिटिकल साइंस और आईआर जो है, ये कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे उसने एमए हिस्ट्री किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, वो कोई भी बंदा जो है ना वो ये सब्जेक्ट्स रख सकता है। फिर स्टूडेंट इसी के हवाले से सवाल पूछते हैं कि जी आईआर में ज़्यादा नंबर आएंगे या पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा नंबर आएंगे। आप ये देखें कि कोई भी सब्जेक्ट ना ही इटसेल्फ ज़्यादा स्कोरिंग होता है और ना ही जो है ना वो सप्रेस कर रहा होता है स्टूडेंट के मार्क्स को। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। वो टेक्निक्स जो है ना वो आज हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के लेटर पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम टेक्निक्स सीखेंगे कि एकेडमी का इस्तेमाल किए बगैर आप कैसे तैयार करेंगे। तो पहले ग्रुप में आपके पास अच्छे जो ऑप्शंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस है और आईआर है। फिर नेक्स्ट ग्रुप है, उस ग्रुप में आप देखें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, प्योर मैथ है, अप्लाइड मैथ है और जियोलॉजी। अब ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं मास्टर्स में या एमफिल में, तो उन्हें इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या जो जनरल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, वो इन सब्जेक्ट्स को जो है ना अवॉइड करें, वो ये ग्रुप पूरा छोड़ दें। आपके पास इसके बाद भी 5 ग्रुप्स होंगे, उनमें से आपने 4 सब्जेक्ट्स जो है ना वो 100 नंबर के चूज करने हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप में हम चले जाते हैं तो उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसने बिजनेस एड पढ़ी हुई है वही रखे, दूसरा ना रखे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें स्कोर भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज है, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी पेपर आ जाता है, ड्राई सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद लास्ट जो है इसी ग्रुप में वो है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अब टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है ये डूएबल है, यानी अर्बन माइग्रेशन के हवाले से, अर्बन प्रॉब्लम्स के हवाले से। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के मेगा सिटीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद आ गया, रावलपिंडी आ गया, लाहौर आ गया, कराची आ गया, पेशावर आ गया, तो ये मेगा सिटीज़ हैं। इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स के पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ती है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो इमिग्रेशन माइग्रेंट्स के आने से जो है ना वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या लॉजिंग के प्रॉब्लम्स हैं, तो इस हवाले से तो ये भी डूएबल है। आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है। आप पास्ट पेपर्स चेक करें, आप जो टेबल ऑफ कंटेंट्स चेक करें, तो आराम से तैयार हो सकता है। तो इस ग्रुप से आपके पास 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा सब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री है, उसमें यूरोपियन हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री। हिस्ट्री के हवाले से एक ही टेम्परामेंट होता है। अगर स्टूडेंट ने पहले ग्रुप से आईआर रखी है तो वो इस ग्रुप से अमेरिकन हिस्ट्री ऑप्ट कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री के पेपर को अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके 2 बड़े पोर्शंस बन रहे हैं। एक है प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर और एक है पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब जो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 2016 से अब तक कोई पेपर ऐसा नहीं जिसमें 3-4 सवाल ना आए हों, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आईआर का पेपर आराम से कवर कर देगा। क्योंकि आईआर के पेपर में आपने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी भी पढ़नी है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर भी पढ़नी है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पढ़नी है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वॉर ऑन टेरर के दौरान जो है ना उसकी पॉलिसी, यानी ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना वो आपका आईआर भी कवर कर रहा होगा, और ये किसी हद तक आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ने हैं। तो आईआर के साथ नेचुरल जो अलायंस बनता है किसी सब्जेक्ट का हिस्ट्री में से, तो वो अमेरिकन हिस्ट्री है। और इसी तरीके से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ी है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट पढ़ी है, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, उसके अंदर आपने जो है ना वो सिस्टम्स पढ़े हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ चंक आ जाता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है 8 मुल्कों के। तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री के साथ किसी हद तक लिंक करती है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ बेशक इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़नी है तो भी कोई हर्ज नहीं है। हिस्ट्री एक ही जैसी होती है कि उस एक पर्टिकुलर दौर के हवाले से वो पूछता है कि उसकी फलां एडमिनिस्ट्रेटर की या फलां बादशाह की या फलां जो है ना वो हुकूमत की
पॉलिसीज़ के ऊपर जो है ना वो नोट लिखें, वो पॉलिटिकल उसकी पॉलिसी मेकिंग भी हो सकती है, वो गवर्नेंस के हवाले से भी हो सकता है, वो इकोनॉमी के हवाले से भी हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि आप हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लिंक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन लिंक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका पेपर जो है वो थोड़े टाइम पीरियड में वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में चले जाते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, ये उसे रखनी चाहिए जिसने ये पढ़ी है। बॉटनी है, ये उसे ही रखनी चाहिए जिसने पढ़ी है। उर्दू है, लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर के हवाले से भी जो है ना मेरा यही मशवरा होगा कि जिन्होंने एमए उर्दू भी किया हुआ है ना, तो वो भी कोशिश करें कि ना इंग्लिश लिटरेचर वाले इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाएं और ना उर्दू वाले उर्दू की तरफ आएँ, क्योंकि इसमें से स्कोर नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी निस्बत आप कोई और सब्जेक्ट अच्छा कर लें, वो नंबर आपको ज़्यादा दे सकता है। यानी मैं उस वक्त CSS क्वालिफाई किया था जब CSS में इंग्लिश लिटरेचर 200 मार्क्स का होता था। अब आप ये देखें कि नेक्स्ट जो चीज़ आ गई वो ये है कि इसी पेपर के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस है और जेंडर स्टडीज़ है। जिसने FSC की हुई है उसे इन्वायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा पेपर आसान लगेगा। यानी उसमें पोल्यूशन के हवाले से है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। इसी तरीके से अगर वो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसे जेंडर स्टडीज़ जो है ना वो आसान लगेगा। जेंडर स्टडीज़ में फेमिनिस्टिक जो है ना वो वेव के हवाले से आ जाता है, फीमेल एम्पावरमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल इश्यूज हैं उस हवाले से आ जाएगा, गवर्नमेंट्स क्या एफर्ट्स कर रही है, लेजिस्लेशन किस तरीके से हुई है। 2-3 जो है ना वो केस स्टडीज़ हैं जिसमें 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, मुख्तारा माई है, मलाला यूसुफजई है और शमीर उबैद चुनाई है। तो ये 3 जो है ना वो स्पेसिफिक केसेस आ जाते हैं। अब ये देखें कि आराम से ये पेपर कवर हो सकता है। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जेंडर स्टडीज़ की तरफ आएँ, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ आएँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एक साइंस का स्टूडेंट है, उसकी अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो जेंडर स्टडीज़ से जो है ना वो मार्क्स ले सकता है। मेरे अपने स्टूडेंट्स के जो है ना वो 80-80, 82-82 मार्क्स भी आए हुए हैं। तो मतलब है कि ये दोनों पेपर जो है ना वो डूएबल हैं इस पोर्शन से। अब अगले ग्रुप में हम आ जाते हैं। जनरल लॉ है, तो ये नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी है। जिन्होंने LLB की हुई है, मेरा उनसे भी मशवरा, उनको भी मशवरा यही है कि वो जनरल लॉ ना रखें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फिर इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसके बाद जो है ना मर्केंटाइल लॉ है। इसी ग्रुप में क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी भी है। अब फिलॉसफी आप ये देखें कि कम से कम आपको 40 फिलोसफर्स तैयार करना पड़ेंगे। तो एक फिलोसफर जो है उसकी फिलॉसफी को आप करेंगे तो बाज़ औक़ात उसमें से 3-3, 4-4 सवाल बन रहे होते हैं। यानी आप प्लेटो अगर तैयार करना है तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है, फिलोसोफर किंग है। तो ये जो है ना कम्युनिज्म है उसकी। तो एक एक ऑथर के जो है ना आपको बहुत सारे सवाल तैयार करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप फिलोसफी की तरफ ना आए। स्कोरिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा लेंथी है। क्रिमिनोलॉजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो रखें जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे 8-9 पॉलिटिकल सिस्टम्स को, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को वो पढ़ रहा होता है 8-9 मुल्कों के। इसी तरीके से यहाँ पे ये सेपरेट जो है ना वो आ जाता है एक सब्जेक्ट के तौर पर इस ग्रुप में। लेकिन अगर किसी ने IR रखी है तो IR के साथ नेचुरल जो लिंक बनता है वो इंटरनेशनल लॉ का है। अब ये देखें, एक मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ, मुस्लिम लॉ को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा ऑप्शनल नहीं है ये। क्यों? 2001 से लेकर 2020 तक इस एक पेपर में कम से कम भी 80 सवाल डिफरेंट आए हैं। इतना वाइड जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, वो नहीं करने चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं रखना चाहिए। आप इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं तो तकरीबन 20 सवाल है, लेकिन 2-3 साल से उसका ट्रेंड अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा जा रहा है इंटरनेशनल लॉ रख के, लेकिन वो उसके इन डेप्थ जो है ना वो स्टडी नहीं करता, वो अच्छे तरीके से कवर नहीं करता। नतीजा क्या निकलता है कि एग्जामिनर जो है ना वो स्कोर नहीं दे रहा होता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्कोरिंग नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, इस साल भी 2019 का रिजल्ट आया है इसी वीक में ही, जिन्होंने 80-80 नंबर लिए हुए हैं, 70-70 नंबर लिए हुए हैं। आप देखें ना कि अमेरिकन हिस्ट्री में नॉर्मली लोगों के 40-40 नंबर है, 45-45 नंबर है, लेकिन मैंने खुद भी देखे 81 स्कोर भी है अमेरिकन हिस्ट्री में। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको जो है ना बनाना पड़ेंगी।
सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना वो आप उसमें अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो इस ग्रुप से आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी जो है ना वो देख सकते हैं। लेकिन जो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड पे हैं, उन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, अगर उन्हें वो आता हो तो मर्केंटाइल लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम लास्ट ग्रुप पे आ जाते हैं। इस ग्रुप में जनरल सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, वैरायटी है, आप जो भी ऑप्शन जो है ना इसमें से देख लें एक ही जैसा है। पंजाबी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे आपने 82 नंबर थे पंजाबी से। जर्नलिज्म है, मैस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मीडिया से रिलेटेड है कि मीडिया के इश्यूज क्या है, मीडिया के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स क्या है, नेशनल डेवलपमेंट में रोल कैसे प्ले कर सकता है। तो ये 3-4 सवाल तो वैसे कॉन्टेम्प्रेरी आ जाते हैं। मीडिया का प्रोसेस क्या है। फिर ये देखें कि एक सोशियोलॉजी है और इसी सोशियोलॉजी के साथ लिंक्ड है एंथ्रोपोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि इंसान के मसाइल क्या हैं मुआशरे में, मुआशरा कैसे जो है ना वो इवॉल्व करता है, मुआशरती प्रॉब्लम्स कौन से हैं, सोशल चेंज कैसे आती है, सोशल चेंज की हर्डल्स कौन सी है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी तकरीबन एक जैसे हैं। स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी देखना ही गवारा नहीं करता, इस वजह से इसके स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स कम होंगे उसमें मार्क्स भी जो है ना वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो जियोग्राफी भी है, साइकोलॉजी भी है, तो आप लोगों के पास जो है ना बहुत सारी चॉइस है, आप कोई भी सब्जेक्ट इनमें से रख सकते हैं। जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वो सिंधी रख सकते हैं, पश्तो रख सकते हैं, बलोची। तो मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो चॉइस है। तो ये ओवरऑल जो है ना वो सब्जेक्ट्स की डिस्कशन थी। अब मैं आपको अगली स्ट्रेटजीज की तरफ ले आता हूँ। आप स्ट्रेटजीज में देखें, स्ट्रेटजी नंबर 1 कि आप एक टाइम पे एक ऑप्शनल स्टार्ट करें, उसके तमाम सब्जेक्ट्स टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट जो है ना वो एक एक करके काटते चले जाएं, जो भी आप तैयार करें। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। उसमें ये होगा कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने जो 10 सवाल बनाए हैं उसमें से अगर 2 आ गए तो आपके 15-15, 16-16 नंबर बनने चाहिए। अगर उसमें से 3 आ गए तो आपके जो है वो 40 नंबर 45 बनने चाहिए। तो मतलब ये होता है कि आप जब इसको सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके टॉपिक्स को, तो आपके ज़्यादा स्कोर बन रहे होते हैं। क्योंकि आपने अगर 40 सवाल को बेयक वक्त पढ़ा है तो आप फोकस नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पे। तो आप पास्ट पेपर से ये ट्रेंड चेक करें, जो रिपीटेडली आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको जो है ना आप ज़्यादा देखें, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है। तो पहली स्ट्रेटजी ये है। दूसरी ये है कि एग्जामिनेशन में जो आप लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें एनालिसिस अच्छा नहीं होता, आपकी आर्गुमेंटेटिव कैपेबिलिटी जो है ना वो ग्रूम नहीं हुई होती। वो आप किस तरीके से करेंगे, आप ये देखें, एक स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, उसे बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं उसके पास, वो बड़ा अच्छा एक्सप्रेसिव है बोलने में, लेकिन लिखने में वो माड़ा है। जबकि दूसरी साइड पे एक स्टूडेंट, उसने जनरल से जो है ना स्मार्ट स्टडी की है, टिपिकल से टॉपिक तैयार किया और उसका पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बहुत अच्छा है, यानी मेकअप बड़ा अच्छा है उसके पेपर का, जो आउटलुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, हेडिंग्स बड़ी अच्छी बनाई हुई है। तो एग्जामिनर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली उसको ज़्यादा स्कोर दे रहा होगा। यानी आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, अब एक एग्जामिनर के पास अगर 15,000 पेपर्स गए हैं और उसे उन्होंने 5 महीने दिए हैं कि आपने 5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट बनाना है। आप ये देखें कि 1 महीने के 3,000 पेपर्स हो गए और रोज़ाना का 100 पेपर हो गया। उस 100 पेपर के अंदर 4 जो है ना वो सवाल हर पेपर में उसने देखने हैं, यानी 400 सवाल उसने एक दिन में देखने हैं। अगर वो सिर्फ 1 मिनट देता है एक सवाल को, और 1 मिनट जो है वो कैसे कि वो सवाल स्टूडेंट ने 6-7 साइड्स में किया है, तो वो 10 सेकंड्स जो है ना वो एक साइड को दे रहा होगा। अब जो सिर्फ 10 सेकंड्स दे रहा है तो वो उस पेपर के मेकअप को तो जरूर देखेगा ना, कि उसने 2 सिर्फ हेडिंग्स ही देख सकनी है उस सफ़े के ऊपर। तो फिर बेहतर क्या है कि आपकी हैंड राइटिंग अगर बुरी है तो भी आप थोड़ी सी इम्प्रूव करें, एक साफ साफ लिखने की कोशिश करें, हेडिंग्स अच्छी बनाने सीखें। तो आपको अगर 1 नंबर बढ़ता है एक सवाल से, यानी आप देखें कि एक सवाल एक स्टूडेंट ने ज़रा हल्का किया है क्वेश्चन, तो उसे जो है ना वो 9 नंबर मिले हैं, और आपने वही सवाल अटेम्प्ट किया है तो आपको अगर 10 नंबर मिले हैं। 1 नंबर अगर एक सवाल से बड़ा हो तो उस पेपर में आपके 4 नंबर बढ़ गए और 10 पेपर्स में आपके 40 नंबर बढ़ गए, ऐसे और कंपोजिशन निकाल के। तो
एक तो ये स्ट्रेटजी है कि 40 नंबर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं सिर्फ एक टेक्निक से, कि आपने एक नंबर बढ़ाना है बस, और वो सिर्फ खूबसूरत दिखाई देने से बढ़ेगा। अच्छे जो है ना मैप्स आप बनाएं, अच्छी कोटेशन इस्तेमाल करें, अच्छी हेडिंग्स हैं, तो आपका सब्जेक्टिव से इम्प्रूव होगा। फिर अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है कि CSS का स्टूडेंट 220 नंबर की ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देता है। सब्जेक्टिव के ऊपर वो 3-3 किताबें पढ़ छोड़ेगा, 4-4 किताबें पढ़ छोड़ेगा, लेकिन जब माबूजी की बारी आएगी तो वो कोशिश करेगा कि पास पेपर से कर लें। आप देखें ना कि अगर अमेरिकन हिस्ट्री एक बंदे ने रखी है 99 से लेकर 2000 तक 21 साल के अंदर हर साल 20 मारूजी आती है, तो आप समझ लें कि सारी अगर सेपरेट भी आई है तो सिर्फ 400 MCQs अब तक आए हैं। तो क्या अमेरिकन हिस्ट्री की सिर्फ 400 MCQs की है टोटल कैपेसिटी? नहीं। आप एक अलहदा से बुक लेंगे, आप उस बुक को जो है ना वो आराम से कवर करेंगे, और अगर आपको एक सेपरेट बुक भी लेना पड़े तो वो भी लेंगे। यानी MCQs हर पेपर के 20 नंबर के आपने तैयार करनी है। अब फर्क क्या है? एक स्टूडेंट है जिसने ऑब्जेक्टिव पढ़ी ही नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव को अगर तैयार करेगा तो उसके मार्क्स कितने बने हैं? 8, 9 या 10, यानी पास पेपर्स उसने सिर्फ किए हैं। जबकि एक स्टूडेंट जिसने 2 किताबें ऑब्जेक्टिव की तैयार की हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स की या मुख्तलिफ जो पब्लिशर्स की, इंटरनेट सोर्सेज भी देख सकता है, अब उसने 2 किताबें पढ़ी हैं, उसके नंबर कितने बने हैं? उसके नंबर बने 18 या 19। यानी एक साइड पे अगर एक बंदे के 10 नंबर हैं, दूसरी साइड पे दूसरे के 18 नंबर हैं। 8 नंबर का डिफरेंस एक पेपर में डाला है तो 10 पेपर्स में आप काउंट कर लें, यानी 40 नंबर अगर वो सब्जेक्टिव से बढ़ा रहा है, एक एक सवाल के एक एक नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ाने। दूसरे स्टूडेंट से 40 नंबर उसने सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बढ़ा लिए 10 पेपर्स के, और 10 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव से उसने 80 नंबर बढ़ा लिए। यानी फर्क क्या पड़ता है कि एक स्टूडेंट जिसने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ी वो 650 650 तक रह जाएगा, और दूसरी साइड पे जिसने ऑब्जेक्टिव तैयार की है वो 750 725 तक आराम से चला जाएगा। यानी मेरे आज से 10 साल पहले 719 नंबर है रिटर्न में, यानी जिसमें मेरे इंग्लिश के 4 पेपर में, मैंने इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट किया था 200 का, इंग्लिश कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे, इन इंग्लिश के 4 पेपर्स में मेरी ओवरऑल पाकिस्तान पहली पोजीशन थी। मेरे 62% मार्क्स थे इन 4 पेपर्स में। अब 62% उन पेपर्स में जिनमें 40% मार्क्स जो है बड़े मुश्किल से बन रहे होते हैं। तो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर जब तैयार किया तो मैंने 39 नंबर लिए 40 में से MCQ से। अमेरिकन हिस्ट्री इसी तरीके से मेरे नंबर जो है ना वो 70+ मार्क्स थे, तो अमेरिकन हिस्ट्री भी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव थे। 2010 में जर्नलिज्म का आप रिजल्ट देखें, पूरा पाकिस्तान फेल था, जर्नलिज्म में बहुत कम नंबर थे मेरे, फिर भी उसमें 63 मार्क्स थे। इस्लामिया देख लें, इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन में इतने लोग पास नहीं फेल नहीं हुए थे जितने सिर्फ इस्लामिया से फेल हुए थे 2010 में। मेरे इस्लामियत के पेपर में भी 63 मार्क्स हैं, पंजाबी में भी 82 है। आप ये देखें कि ये कंसिस्टेंटली सब सब्जेक्ट्स में नंबर ज्यादा, वजह क्या? सिर्फ एक ही कि इससे पिछली अटेम्प्ट में मेरे सारे पेपर्स पास थे, उसमें मेरे नंबर कितने बने? अब से 100 नंबर कम, यानी मेरे 719 नंबर थे। ये 2010 में 17th पोजीशन थी ओवरऑल पाकिस्तान रिटर्न में। अब ये देखें, ये स्ट्रेटजी जो है ना वो बड़ी काम आती है कि आप हर सूरत हर पेपर की ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। 220 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्टिव 180 नंबर की ठीक है, और एक स्टूडेंट के टोटल 90 नंबर है या 110 नंबर है, वो उसका मुकाबला कैसे करेगा? एक एक नंबर के ऊपर 10-10 लोग चढ़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करें, आप एक सब्जेक्टिव की बुक ले लें, नोट्स भी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, मेरे पास भी काफ़ी सारे नोट्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने नंबर शेयर किया हुआ होता है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि मैं भी आपके साथ जो है ना वो कांटेक्ट कर लूँगा, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, अल्लाह खैर रखे। फिर उसके बाद आप देखें, दूसरी चीज़ है कि आप ऑब्जेक्टिव हर सूरत करेंगे, जो मर्जी हो जाए, हर जो है ना वो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव मौजूद है मार्केट में। दोनों ये स्ट्रेटजीज हैं। आपने अगर नंबर लेने और आपको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है, आप मार्केट से अच्छी एक बुक लें सब्जेक्टिव की और एक ऑब्जेक्टिव की, और आप उसके सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट को आप रोजाना की बुनियाद पे अगर सिर्फ 2 सवाल तैयार कर रहे हैं, उसके आप मेन पॉइंट्स जो है ना बाहर लिख रहे हैं,
हर पेपर का आप अलहदा जो है ना वो बना लें, रजिस्टर बना लें या एक बड़ा रजिस्टर ले लें, उसके अंदर आप जो है ना 40-40 50-50 सफ़े जो है ना वो छोड़ दें हर पेपर के लिए। आपकी असाइनमेंट्स भी खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। सिर्फ ये है कि आप आखिरी 1-2 महीनों में मॉक टेस्ट ज़रूर दें ताकि आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जनरल डिस्कशन थी ऑप्शनल्स के हवाले से। कंपलसरी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है ना मैं कंपलसरी की भी गाइडेंस दूंगा, इसी तरीके से सेपरेट हर पेपर की जो मैंने पढ़े हुए हैं ऑप्शनल्स के और जो कंपलसरी जो है ना मेरे हैं, यानी मैं हर फन मौला नहीं हूँ, मुझे हर सब्जेक्ट का नहीं पता। मैं तो जो 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनका बता सकता हूँ या कंपलसरी जिनका मैं पढ़ाता हूँ उस हवाले से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन बगैर अकेडमी के ये बिल्कुल हो सकता है, आपको 80,000 1 लाख जो है ना अकेडमीज को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के जिन 2 पेपर्स में लोग फेल होते हैं उन 2 पेपर्स का हम एक एक टॉपिक ग्रामर का, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन और इसी तरीके से ऐसे एक एक टॉपिक हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर मैं तकरीबन को 100 जो है ना वो लेक्चर्स अपलोड करूंगा और रोज़ाना एक लेक्चर 10 बजे इंशाल्लाह। आप लोग इसे खुद भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। CSS के और PMS के एग्ज़ाम्स के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें शेयर करें। जो भी आपको रहनुमाई चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं उस हवाले से अवेलेबल हूँगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अस्सलाम वालेकुम।